Hello, good evening all. सबसे first of all, congratulations to all candidates who have secured good marks, even 45 plus marks, and they have to be continue with this race for the JIB completion. Many of you have completed already, whose only first paper was left. We are starting the class in 1 or 2 minutes. Screen स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है क्लियर, और उसके साथ साथ वॉइस भी क्लियर है। जी बिल्कुल, रिटेल बैंकिंग में आएगा। रिकवरी के एक्ट रिटेल बैंकिंग में आएंगे। सीआईबी वालों के, सीआईबी वालों के रिटेल बैंकिंग में ये एक्ट आ सकते हैं, क्योंकि रिकवरी का मामला है रिटेल लोन्स का।
चलिए स्टार्ट करते हैं, एक बार यस बोल दीजिए। पीपीपी वाज वेरी डिफिकल्ट, जितना पढ़ा उससे एक कॉन्सेप्ट डीप ही पूछा गया था। मार्केटिंग, आईटी एंड एथिक्स कंबाइन ओनली 20 क्वेश्चन। चलिए ऐसा हो जाता है, हो सकता है किसी किसी इनिंग्स में जो है, कई बार क्या होता है किसी एक पर्टिकुलर सिटिंग में टफ और किसी में क्वेश्चन जो है आसान आ जाते हैं कई बार। अंकित कोहली सर का लाइव क्लास नहीं हो पाता है क्योंकि वो बिजी रहते हैं। चलिए छोटी मोटी प्रॉब्लम को नज़रअंदाज करते हुए प्लीज़ आप लोग सब लोग जो है क्लास में आ जाइए। और देखिए इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो बेसिक बैकग्राउंड में आपको बता दूं, जब हमने सरफेसी एक्ट में डीआरटी एक्ट के बारे में कुछ बेसिक्स बताए थे, आज डीआरटी एक्ट हम एज ए होल पूरा, कोई छोटी मोटी कमी, बफरिंग होना, क्लियर ना होना, उसको आप एक्सेप्ट करते जाइएगा। अपने कानों में मेरी आवाजों को अंदर तक रोक लीजिएगा केवल 5 दिन तक। ओनली फॉर 5 डेज आप मेरी हर साउंड को अपने कानों में एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम जो है बहुत बढ़िया होने वाला है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम है बहुत बढ़िया होने वाला है। रीजन क्या है कि जो हमारा ये LRAB का जो पेपर है, इस पेपर में मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि फैक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। फैक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो फैक्टों के पीछे क्या लॉजिक्स हैं उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। उन फैक्ट्स के पीछे लॉजिक्स क्या हैं उनको मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो इसलिए आप लोग क्लास में बने रहेंगे, बिल्कुल भी दाएं बाएं नहीं होंगे और बढ़िया करके हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। चलिए तो हमारे टॉपिक का नाम है आज का डीआरटी एक्ट। डीआरटी एक्ट, अब ये जो डीआरटी एक्ट है, बेसिकली डीआरटी ना होकर के इस एक्ट का नाम है रिकवरी ऑफ डेट्स। रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू किन पर? बैंक पर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर। इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गई, अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है किन पर लागू होता है तो एनबीएफसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर भी लागू होता है। ये लोग भी इस एक्ट की मदद ले सकते हैं। 1993 में जब इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू हुए थे तो उस समय एक मांग उठी थी कि बैंकों में भी जो है वहाँ से बैंकों में भी इस तरह का कुछ सिस्टम बनाया जाए कि जो रिकवरीज हैं वो प्रॉपर हो जाए। ठीक है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहली इसमें बात आती है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द एक्ट, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इसकी वैलिडिटी क्या है, इसका प्रियम्बल क्या है, एक्सटेंट क्या है, कमेंसमेंट कब से होता है। तो यहाँ पर आपको ये बेसिक चीज़ें इस चैप्टर में मिलने वाली हैं। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट पेज में हम आते हैं। इंट्रोडक्शन में मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा क्योंकि टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, सब कुछ मैंने पहले से बता दिया। और यहाँ बोला द एक्ट कॉन्स्टिट्यूटेड द स्पेशल डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल बने वो इसी एक्ट से बने और इसको बोला हुआ डीआरटी एक्ट एज कॉमनली कॉल्ड। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इसको डीआरटी एक्ट कॉमनली कहा जाता है। ठीक है, अब बात आती है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की जहां बात आती है तो इसमें एक बात बोली हुई है कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दिल्ली हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन ने जो है दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज करी थी और
इस एक्ट को बोला अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मैंने कहा ये, उन्होंने कहा ये एक्ट बनाने की जरूरत क्या है जब सिविल कोर्ट है। तो हाई कोर्ट हेल्ड द सिविल कोर्ट हु आर डायरेक्टली अंडर कंट्रोल एंड सुपरिंटेंडेंस ऑफ द हाई कोर्ट have been deprived to their jurisdiction and therefore it is against the theme of the constitutional independence of the। इन्होंने ये बोला कि जब सिविल कोर्ट है तो फिर ये डीआरटी क्यों बनाया गया। हाई कोर्ट में ये बात गई, लेकिन हाई कोर्ट ने इसको बोला कि क्या है, डिसाइडेड इन द फेवर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ डीआरटी एक्ट। उन्होंने कहा कि डीआरटी एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वैलिडिटी में आता है। क्यों? क्योंकि जब ये गया कहां पे, सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, तो दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन दिल्ली में तो जीत गई, दिल्ली हाई कोर्ट में यहां जीत गई, लेकिन जब वो सुप्रीम कोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको नहीं माना और इन्होंने कहा कि ये एक्ट बहुत ठीक है। और इसी के साथ साथ उन्होंने बोला कि एक तो ये जो बैंक की रिकवरी करता है, दूसरा दैट द पर्पस सेटिंग अप एजुकेटरी बॉडी लाइक बैंकिंग ट्रिब्यूनल इज वैलिड। उन्होंने डीआरटी एक्ट के साथ साथ उसके सारी चीजों को भी क्या कर दिया, वैलिड कर दिया। नेट का इश्यू जो है आपकी तरफ हो सकता है, मेरे लिए जो है बिल्कुल सही सही आ रहा है। हाँ, अश्वनी कुमार जी ने बोला इस सीक्वेंस में प्रिपरेशन करनी है। अब यहां मैं थोड़ा सा रिवर्स चलूंगा। क्यों? क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है वो सबसे बाद में लेंगे हम, सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल वाला। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे एक्ट हैं, आपको एक दिन तक याद रहेंगे। सरफेसी हमने सबसे पहले लिया, बैंकिंग ओम्बड्समैन पहले लिया, डीआरटी पहले ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं पहले? क्योंकि वो लंबे एक्ट हैं, उनकी बातें वहां तक कॉन्सेप्ट में ज्यादा है, तो इसलिए याद रहेंगी। ठीक है, क्लियर होगी बात? चलो, अ क्वेश्चन ऑफ एप्लीकेबिलिटी वाज रेफर टू। तो यहां एक बात हमें समझ में आ गई कि भैया कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द एक्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट ने इसको बिल्कुल ठीक ठीक ओके कर दिया है। अब बात आती है प्रेम्बल की, एक्सटेंट की, कमेंसमेंट की और एप्लीकेशन एंड डेफिनेशन की बात आती है। तो इसमें बोला है एन एक्ट टू प्रोवाइड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल फॉर एक्सपेंडिचर एजुकेशन एंड रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू द बैंक। तो यहां ये बोला कि सबसे पहले इसने बात बोली कि ये जो एक्ट है उसमें एक तो ट्रिब्यूनल का एस्टेब्लिशमेंट और उनके एक्सपीडियस एजुकेशन, मैंने की थी, यहां ये वर्ड है एक्सपेडिशन, मतलब बहुत तीव्रता से, बहुत तेजी से। एजुकेशन का मतलब है कि कानूनी प्रक्रिया को करना। ठीक है, तो बैंकों के लिए ये किया था। और बोला यहां पे सेकेंड पार्ट, द एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर। अब मैं आपको बता दूं, जब से धारा 370 रिमूव हुई है, जब से धारा 370 रिमूव हुई है, तब से सारे एक्ट पैरेलली जो है इंडिया में लागू हैं, इंडिया के सारी जगह पर लागू हैं। ठीक है, आगे, द एक्ट इज एप्लीकेबल फॉर द डेट ड्यू एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अ कंसोर्टियम ऑफ देम व्हेन द डेट इज अबव ₹10 लाख। अब यहां पे आप सुन लीजिए, ये 10 ना होकर के क्या हो गया, अब ये 10 ना होकर कितना हो गया, 20 हो गया है। ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन मेक द एक्ट एप्लीकेबल सच अदर अमाउंट बट नॉट लेस। अब उसने कहा इस किसी और के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट इसका यूज कर सकती है। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, किसी और चीज के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट इस डीआरटी कोर्ट को बोल सकती है कि भाई आप इसका भी केस ले लो। वैसे तो बोलती 10 लाख, जो कि 20 लाख हो गया, 20 लाख तक बोलती है। 20 लाख से अबव क्या बोला हुआ है, उसने बोला हुआ है डेट इज अबव 20 लाख, 20 लाख से। लेकिन सरकार चाहे तो किसी भी केस को यहां ला सकती है, लेकिन किसी भी हालत में 1 लाख से नीचे वाले को नहीं। अब इसके बारे में आपको मैं बताता हूं कहानी क्या है। इसी कारण से सरफेसी का जो बचा हुआ पैसा है, सरफेसी के कानून का जो बचा हुआ, सरफेसी लगाने के बाद भी आपकी रिकवरी पूरी नहीं आ पाती, चाहे वो 4 लाख हो या 5 लाख बची हो, तो भी आप डीआरटी में जा सकते हैं। ये बात आई यहां पर,
At present there is no notification from the government about any other amount that less than रुपीज 10 लाख, ठीक है। तो अभी कह रहे हैं एट प्रेजेंट कुछ नहीं है। अब देखो एक बात सुनिए जरा, 1993 में ये एक्ट पास हुआ। 1993 में इस एक्ट को जब पास किया गया था, उस समय किसी को सपना नहीं आया था कि हम सरफेसी भी लाएंगे। तो जब सरफेसी आया तो सरफेसी ने इसमें अपनी पावर को यूज किया, और वो क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि सरफेसी के बचे हुए अमाउंट के केस यहां पर आ सकते हैं। क्लियर होगी बात? चलो बहुत बढ़िया। दिस इज CIB क्लास, ये JIB की बुक का ही है 28, ठीक है। माही जी, मैं इस समय एक हिल स्टेशन पे हूँ, वहाँ पर कभी कभी फ़ोन नहीं लगता। आप लोग अगर दिन में 10 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक ट्राई करेंगे तो मेरा फ़ोन लग सकता है, ठीक है। चलो, लेकिन उन बच्चों से मैं ज़रूर बात करना चाहता हूँ जो मोटिवेट करते हैं, हमारी क्लास में रेगुलर लेते हैं, क्योंकि बच्चे अगर रेगुलर नहीं रहे तो ऑनलाइन क्लास लेने का मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। चलो, अब आ जाए डेफिनेशन। देखो यहां से भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं निकल के, यहां से भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आते हैं कि डेफिनेशन से मतलब यह है कि आपके उस एक्ट में जो भी वर्ड लिखे हुए उसका कानूनी मतलब क्या है। सबसे पहला एपिलेट ट्रिब्यूनल, उसने कहा एपिलेट ट्रिब्यूनल क्या है? जो बॉडी है एक, जिसको स्टैब्लिश किया गया है फॉर द पर्पज ऑफ प्रिफरिंग एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय द ट्रिब्यूनल। यानी एक है ट्रिब्यूनल, और ट्रिब्यूनल में आप, कोई ट्रिब्यूनल है और ट्रिब्यूनल में आपका कोई डिसीजन आ जाए तो उसको कहां ले जाएंगे आप? एपिलेट ट्रिब्यूनल में, ठीक है। इट इज एस्टैब्लिश अंडर सब सेक्शन ऑफ 8, ठीक है, सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 8। एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि भैया ट्रिब्यूनल में रिकवरी के लिए जो भी आवेदन होगा उसको एप्लीकेशन बोलेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि डेट ऑन विच सच ट्रिब्यूनल इज एस्टैब्लिश। तो अब आपको एक बार जानकारी और दे दें कि सारी स्टेट्स में ट्रिब्यूनल अभी नहीं बने हैं, तो उनके नियर बाई जो स्टेट्स होते हैं वो ट्रिब्यूनल को वो देखते हैं। आज केवल 110 ही लोग हैं। सिंघम बॉय जी, सर कौन सी एग्रीमेंट में स्टैंप ड्यूटी इक्वल है ऑल स्टेट इन इंडिया? देखो 2-3 में बता सकता हूं। एक तो उसका होता है, जो रेंट एग्रीमेंट होता है वो 10 रुपए पे होता है। एफिडेविट जो है 10 रुपए पे होता है। रिवाइवल 10 रुपए पर होता है, ठीक है। और यस, ये 3 मुझे लगते हैं। अब बाकी जो आपका पूछने का कारण है, अगर आप क्वेश्चन समेत कुछ स्क्रीनशॉट भेजते तब हम फर्दर रिसर्च इसमें कर पाएंगे, ठीक है। चलो, बैंक मीन या बैंकिंग कंपनी करस्पॉन्डिंग न्यू बैंक्स। फिर आगे क्या बोलता है? बैंक्स कॉमनली नोन एज नेशनलाइज्ड बैंक, ठीक है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडी और RRB। तो कोई भी बैंकिंग कंपनी में डिफाइन होगा वो सब यहां आ सकते हैं। चेयरपर्सन का मतलब है, इसमें रिटेल बैंकिंग CIB में भी एनी लायबिलिटी पेबल अंडर ए मॉर्गेज एंड सब्सिस्टिंग ऑन एंड लीगली रिकवरेबल ऑन द डेट ऑफ है। यानी कोई गिरवी रख के, कोई सामान गिरवी रख करके या कोई भवन या बिल्डिंग करके भी कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है तो वो भी, ठीक है। अब इसमें क्या है? डेट में कई सारे केसेस आए हुए हैं और उस केसेस में अलग अलग डिसीजंस लिए गए।
कुछ बफरिंग का इशू आ रहा है। तो बीच बीच में शायद बफरिंग का इशू आ गया था थोड़ा सा। चलो देखिए, कोऑपरेटिव बैंक भी इसमें लागू आएंगे, क्योंकि बैंकिंग कंपनी में कोऑपरेटिव बैंक को भी बैंकिंग कंपनी में लाइसेंस मिलता है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे व्हाट तो डेट के बारे में कई सारे केसेस आए हुए हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें जो है कुछ ऐसी चीजें हम देखना चाह रहे हैं, जैसे दैट मनी ओवरड्रॉन फ्रॉम ए बैंक अकाउंट विदाउट एनी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज डेट रिकवरेबल अंडर डीआरटी एक्ट। क्या बोला कि अगर आपके सेविंग बैंक में बैलेंस कम था और ज्यादा निकल गया तो आपने लोन तो लिया नहीं, लेकिन ओवरड्राफ्ट हो गया, ठीक है, और आपको फैसिलिटी नहीं थी, तो वो भी एक इसमें सूट फाइल उसमें होगा और इसमें वो देना पड़ेगा। ठीक है, चलो however if an employee commits fraud, misappropriate the money, the amount recoverable him is not a debt। यानी किसी आपके डिपार्टमेंट में या बैंक में जो स्टाफ ने कुछ वो कर लिया, जो स्टाफ ने वो कुछ कर लिया, तो वो भी क्या है, डेट की डेफिनेशन में नहीं आएगा, वो डेट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात आई है तो उसमें क्या है, देखिए कंपनी एक्ट अब 2013 हो गया है, वो उसके अलावा जो सरफेसी में एआरसी कंपनी होती हैं, जो सरफेसी में क्या होता है, एआरसी कंपनी होती हैं, वो भी जो है इसमें आएंगी, वो भी जो है इसमें आएंगी, एआरसी कंपनी जो होती है वो भी इसमें आएंगी। ठीक है, चलो सच अदर इंस्टीट्यूशन एज सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, अब सेंट्रल गवर्नमेंट को तो पूरी पावर दे ही रखी है उन्होंने। ठीक, चलो आगे देखते हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होता है उसके बारे में सुन लीजिए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर वो होता है जो डीआरटी का बॉस होता है, डीआरटी का बॉस होता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर। ठीक है, और चेयरपर्सन कौन होता है, चेयरपर्सन जो होता है वो किसका होता है, एपिलेट ट्रिब्यूनल का। किसका होता है, DRAT का, ड्रैट का होता है चेयरपर्सन। ठीक है, अच्छा अब देखिए रिकवरी ऑफिसर कौन होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, रिकवरी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ईच ट्रिब्यूनल। हर ट्रिब्यूनल में रिकवरी ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, जो एक तरह से डीआरटी की पुलिस समझ लो। दीज ऑफिसर आर अपॉइंटेड अंडर द एक्ट ऑफ इंप्लीमेंटिंग रिकवरी ऑर्डर्स पास बाय द ट्रिब्यूनल। ठीक है, ट्रिब्यूनल ने कहा भैया जाओ उससे वसूल लाओ, तो वो करेगा। ठीक, आगे देखिए, क्वेश्चन करना चाहे तो चलिए, डीआरटी एप्लीकेबल, अब ये दोनों चीजें हट गई, 20 लाख हो गया। ठीक है, आगे डेट रिकवर्ड डीआरटी थ्रू मे बी सिक्योर्ड, उसको बिल्कुल सही बात बोल रहा है। ओवरड्रॉन अमाउंट ऑफ द अकाउंट इज नॉट डेट रिकवरी, ये गलत बोल रहा है, ओवरड्रॉन अकाउंट भी जो है डेट में आता है। सिविल कोर्ट ऑर्डर हैज पास डिक्री, इट हैज टू बी एक्सिक्यूटेड थ्रू द कोर्ट ओनली एंड कैन नॉट कम टू द रिकवरी, बिल्कुल गलत बोल रहा है। उसने बताया था कि डिक्री को भी आप लाएंगे, डिक्री जो है कोर्ट की उसको भी आप वो करेंगे। ट्रिब्यूनल कहां किसके नीचे, ट्रिब्यूनल जो होता है, देखो जितने डीआरटी के वो बने हुए हैं, कोर्ट बने हुए हैं, उसमें डीआरटी में ही एक ऊपर ऑफिस और होता है डीआरएटी का। डीआरएटी का बॉस चेयरपर्सन होता है और डीआरटी का बॉस प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है। ठीक है, अगला जो है फिफ्थ में है, बैंक हैज अलाउड करंट अकाउंट होल्डर टू एडॉक ओवरड्राफ्ट इतना, द अमाउंट इज ड्यू वेदर दिस इज रिकवरेबल। बिल्कुल ओवरड्राफ्ट दिया है तो क्या दिक्कत है, ओवरड्राफ्ट बिल्कुल
चाहे वो एडहॉक हो चाहे कुछ हो, जब वो इसकी बात कर रहा है कि एक्सीडेंटल वाले को भी ले ले रहा है, तो फिर इसकी तो बात करेगा ही करेगा, ठीक है। चलो अब आगे अगला यूनिट आया हमारा 29 यूनिट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल एंड एपीलेट ट्रिब्यूनल। थोड़ी बातें तो मैंने अभी बात कर ही ली थी और वो दोबारा हो गया, ठीक है। LREB का बिल्कुल टफ नहीं होने वाला, आप सारी क्लास ले लीजिए, गारंटी मुझसे ले लीजिए। चलो आगे देखिए, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल, कंपोजिशन, यानी इस्टेब्लिशमेंट कंपोजिशन में कौन कौन होते हैं, क्वालिफिकेशन क्या होती है प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसकी टीम की, स्टाफ ऑफ द ट्रिब्यूनल क्या होता है, और एपीलेट ट्रिब्यूनल कैसा होता है, एपीलेट ट्रिब्यूनल की क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, ठीक है। ये सारी बातें इसमें निकल के आ रही हैं। और फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज एंड ट्रिब्यूनल अपॉइंटेड, वो उनकी वैकेंसी कैसे भरी जाती है, और उनके ऑर्डर की फाइनलिटी क्या क्या होती है। तो यहाँ हम पूरा लगभग इस पूरे टॉपिक का सबसे बड़ा जो है क्रक्स ये है, क्या बोलता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल में। तो पहली बात होती है कि जहां पर ये है, देखो, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल टू एक्सरसाइज द ज्यूरिसडिक्शन, द पावर ज्यूरिसडिक्शन पावर एंड अथॉरिटी कन्फर्म सच ट्रिब्यूनल बाय अंडर द एक्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला गया, भाई जो बोलेगी वो करना पड़ेगा, ठीक है। और when the government exercise these power takes such decision they are notified in the official gazette of the, और जब भी वो कोई एक्सरसाइज करेगी तो ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन, बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जितने भी सर्कुलर होते हैं उसको आप ऐसे बोले ऑफिशियल गजट बोलते हैं, ठीक है। चलो कंपोजिशन में बात आ गई यहाँ पे, कंपोजिशन ऑफ ट्रिब्यूनल, कंपोजिशन ऑफ ट्रिब्यूनल, इसमें क्या बात है, द ट्रिब्यूनल इज मेड अप ओनली वन पर्सन कॉल प्रिजाइडिंग ऑफिसर। मैंने बोला ट्रिब्यूनल का बॉस कौन है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू ऑथराइज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ वन ट्रिब्यूनल टू डिस्चार्ज अदर ऑल्सो, यानी एक स्टेट का प्रिजाइडिंग ऑफिसर दूसरे ट्रिब्यूनल को भी वो कर सकता है, ठीक है। आगे देखिए क्वालिफिकेशन में क्या बात आती है। देखो ये एक तरह का डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट जज होते हैं उस तरह का एक कोर्ट है, ये एक तरह का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरह है। तो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरह है तो इसमें जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा वो क्या होगा, ऐसी क्वालिफिकेशन रखता हो जिसको हम डिस्ट्रिक्ट जज बना सकते हैं, और उसका जो टर्म है वो 5 ईयर का है, from the date on which enters in his office until he attains the 62 years whichever age earlier। अब यहां पे देखिए कुछ अभी थोड़ा सा एक अमेंडमेंट आया था, हम उसकी बात करते हैं। यहां पर एक अमेंडमेंट आया था उसकी बात करते हैं जरा। यहाँ पर एक अमेंडमेंट आया हुआ है, उसको हम देखते हैं वो क्या अमेंडमेंट है। मैं एक सेकंड गूगल में दिखा रहा हूँ आपको। कैमरा फोकसिंग करना पड़ेगा।
नहीं कैमरा मेरे मेरे शक्ल छोड़ दीजिए आप, कंटेंट आपको सही दिख रहा है नहीं दिख रहा, अपना पिक्सल्स भी बढ़ा लीजिए, पिक्सल्स भी बढ़ा लीजिएगा। अपने पिक्सल्स भी बढ़ा लीजिएगा। मैं वो नोट निकाल रहा हूँ, जरा एक सेकंड होल्ड कर लीजिएगा। स्क्रीन में आपके दिखा रहा हूँ मैं। जरा स्क्रीन में देखिए आप, ये डीआरटी की वेबसाइट है, ये डीआरटी की वेबसाइट है स्क्रीन में। इसमें से हमें बहुत सारी चीज़ें, अब वही बात आती है, अगर आप बुक से पढ़ते हैं और यहाँ से पढ़ते हैं तो इसमें ये फ़र्क आता है। बुक से पढ़ना और यहाँ से पढ़ने में यही फ़र्क आता है। हम चीज़ों को बहुत क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है, देखिए इस वेबसाइट में क्या दिया हुआ, देखिए इस वेबसाइट को हम थोड़ा ब्राउज कर रहे हैं, और ब्राउज करेंगे तो इसमें से जो भी चीज़ें हम देख पाएंगे, तो एक तो डीआरटी लोकेशन है। तो आप ये देख रहे हैं जो डीआरटी की लोकेशन है, ये इतनी लोकेशन है। अब डीआरटी लोकेशन में आप एक चीज़ देख रहे होंगे, जैसे मुंबई में 3 डीआरटी दिखाई दे रहे हैं, कोलकाता में 3 दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, हैदराबाद में 2 हैं, और किसी किसी स्टेट में भी 2 हैं। ये तो बात आई किसकी, केवल एक प्लेस की बात आई। दिल्ली में तो कितने सारे हैं, ठीक है। तो एक सिटी में कई सारे होते हैं और हो सकते हैं, और किसी स्टेट में भी, जब देखिए देखो यहाँ दिखाई दे रहा है इलाहाबाद और नीचे दिखाई दिया था लखनऊ, तो 2 ब्रांचें हो गई, ठीक है। तो एक बात तो ये क्लियर हुई। और देखते हैं हम लोग इसमें, एक्ट एंड रूल्स। ये एक्ट एंड रूल्स है। और आप लोगों का एक कन्फ्यूजन बहुत साफ साफ यहाँ पर आ रहा है, जरा इसको देख लीजिएगा, कोई डाउट कहीं नहीं रखना है। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इज 20 लाख और मोर। तो एक बात तो आप ये बहुत कान खोल करके, आंख खोल करके देख लीजिए, जो बुक में 10 लाख लिखा है उसको आप 10 लाख कर दीजिए, ठीक है। और दूसरी बात मेरे को ये कह रही थी, ये लीगल का एपीलेट ट्रिब्यूनल बिल्कुल समझ में आएगा, आप क्लास पूरी अटेंड करिए, बिल्कुल समझ में आएगा। रौनक चौहान जी ने बोला 3 इयर्स होल्ड और 65 ईयर ना, हाँ वो मैं ही कह रहा हूँ, इसका कुछ चेंज हुआ है, अभी देखते हैं। देखो कंपोजिशन ऑफ ट्रिब्यूनल क्वालिफिकेशन ये है, ये देखो बोला है, सेल होल्ड फॉर 5 इयर्स, डेट ऑन विच एंटर्स इन द ऑफिस सेल होल्ड द ऑफिस ऑफ द 65 ईयर। पर ये तो 16 का है 65 ईयर, और हम लोग जो बात कर रहे थे,
ठीक है। तो यहां पर ये जो 62 है इसकी जगह 65 ईयर है। ये जो 62 है उसकी जगह 65 ईयर मैंने अभी आपको कहां दिखा दिया, एक्ट में दिखा दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। स्टाफ ऑफ द ट्रिब्यूनल, तो स्टाफ ऑफ द ट्रिब्यूनल क्या होगा, एक जो आपका प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसके सुपरिंटेंडेंस में होगा, अंडर द सुपरिंटेंडेंस ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कर दिया। अच्छा, उसके अलावा वन और मोर रिकवरी ऑफिसर हो सकते हैं। वन और मोर कौन हो सकते हैं, रिकवरी ऑफिसर। ठीक हो गया। एस्टेब्लिशमेंट कंपोजिशन, अब एपिलेट ट्रिब्यूनल की बात आई। एपिलेट ट्रिब्यूनल में जो बात करेगा वहां पे उसका बॉस जो होगा चेयरपर्सन होगा। कौन होगा वहां पे, चेयरपर्सन होगा। तो बोला एक से ज्यादा एपिलेट ट्रिब्यूनल हो सकते हैं, कहां पे, किसी स्टेट में, और इनको DRT डेट रिकवरी एपिलेट ट्रिब्यूनल बोलते हैं, DRAT बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए। और उनका ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा, जहां पर उनको अपॉइंट किया गया होगा। एरियाज विद इन विच ट्रिब्यूनल में एक्सरसाइज, तो ट्रिब्यूनल जहां पर होगा वहीं पे DRAT होगा। और बोलता है द पर्सन ऑक्युपाइंग द ऑफिस ऑफ द एपिलेट ट्रिब्यूनल इज कॉल्ड द चेयरपर्सन। कौन होता है, चेयरपर्सन होता है। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू ऑथराइज द चेयरपर्सन ऑफ वन एपिलेट ट्रिब्यूनल टू डिस्चार्ज द, तो ये पहले भी हमने बात कर ली थी कि एक ट्रिब्यूनल जो है, एक ट्रिब्यूनल का प्रिजाइडिंग ऑफिसर दूसरे ट्रिब्यूनल का भी चार्ज ले सकता है, ऐसे ही चेयरपर्सन भी दोनों जगह का ले सकता है। एपिलेट ट्रिब्यूनल कंसिस्ट ओनली वन पर्सन कॉल्ड द चेयरपर्सन एंड द अपॉइंटमेंट शैल बी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करती है। चेयर इसकी वो देख लीजिए। तो यहां पर देखो ये जो है मैं 67 लिखा हुआ है, जबकि बुक में क्या लिखा हुआ है, 65। ठीक है, तो इसके लिए भी हम उस चीज को देखते हैं जो अभी हमने एक्ट देखा था, उस एक्ट पे देखते हैं जरा। क्या है देखो इसमें, ये हम एक्ट से देख रहे हैं। कोई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है, कोई कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है आपने। ये एपिलेट ट्रिब्यूनल वेबसाइट से देख रहे हैं, थोड़ा सा कोई कंफ्यूजन ना रहे, एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका। क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द, अब पहली बात तो क्वालिफिकेशन की जब बात आएगी तो उसने बोला, देखना यहां ध्यान से देखिएगा जरा एक बात, उसने बोला वो जो क्वालिफिकेशन है उसकी, क्वालिफिकेशन में उसको दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से, क्वालिफिकेशन में बोला कि वो हाई कोर्ट के इक्विवेलेंट होना चाहिए। हाई कोर्ट की जैसी क्वालिफिकेशन या हाई कोर्ट का होना चाहिए। किसी भी, यहां ध्यान रखिएगा, हैज बीन ए मेंबर ऑफ इंडियन लीगल सर्विस एंड हैज हेल्ड द पोस्ट ऑफ ग्रेड 1 सर्विस फॉर लास्ट 3 ईयर। ठीक है, और या फिर वो किसी कोर्ट का प्रिजाइडिंग ऑफिसर रहा हो ट्रिब्यूनल का 3 साल में। क्लियर हो गई बात ये बिल्कुल। या तो वो हाई कोर्ट की जज की योग्यता रखता हो, या लीगल सर्विस, जो इंडियन लीगल सर्विस है वहां पर वो लीगल सर्विस में वो करता हो। और इसमें जो देखो क्या है, इसकी जो टेनोर की बात आती है, टर्म की बात आती है, तो टर्म कितना है, 5 ईयर है। ठीक है, और प्रोवाइडेड नो पर्सन शैल होल्ड द ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन ऑफ ए एपिलेट ट्रिब्यूनल आफ्टर ही अटेन द एज ऑफ 70, यानी मैक्सिमम ईयर कितनी रख, एज कितनी रख दी, मैक्सिमम जो एज है वो 70 ईयर्स कर दी है। मैक्सिमम एज कितनी कर दी है, 70 ईयर्स कर दी है। तो इसका मतलब ये हुआ
कि वो एक बार बने, 2 बार बने या 3 बार बने, लेकिन 70 साल से ज्यादा वो नहीं रह सकता। 70 साल से ज्यादा वो वो नहीं रह सकता। ठीक है, क्लियर हो गया? जरा क्लियर हो गया तो यस करिए। आपको लग रहा होगा बहुत स्लो चल रहा है मामला, लेकिन बहुत सही चल रहा है, क्योंकि आप लोगों को आदत है ऊपर ऊपर पढ़ने की। तो अब यहां पर जब हम पढ़ रहे थे तो इसने बोला कि यहां पर अंटिल ही अटेन द एज ऑफ 65, तो चेयरपर्सन के लिए ये 65 ना होगी, कितनी है? 70 है। चेयरपर्सन के लिए क्या है? 70 है। 5 साल का टर्म है, 70 तक है। क्लियर हो गई बात? यानी रिवीजन आ सकता है उसका रिवीजन एक बार अगर बन गया तो फिर दोबारा बन सकता है, लेकिन जो 65 थी उसको 70 कर दिया। कोई लॉजिक बता सकता है क्यों कर दिया? ये 65 से 70 क्यों कर दिया गया है? 65 से 70 क्यों कर दिया गया, बताइए जरा। 65 से 70 क्यों कर दिया गया है? मुझे आंसर चाहिए। 65 से 67 क्यों कर दिया गया है? कोई दे सकता है? मुझे लॉजिक जानना, लॉजिक। बहुत सही आंसर दिया, लैक ऑफ स्टाफ। इसको थोड़ा सा मैं मोल्ड कर दे रहा हूं कि लैक ऑफ स्टाफ ना होकर ये मैंने लैक ऑफ, हाँ मतलब स्टाफ ही बोल दिए, लैक ऑफ जजेस, और बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े हुए, बहुत सारे केसेस क्या पड़े हुए? पेंडिंग पड़े हुए। तो ये दोनों बात अपनी बुक में आप क्लियर कर लीजिए। कोई भी डाउट आपके एग्जाम में नहीं होना चाहिए, आने वाले एग्जाम में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 5 और 70 है, 5 और 70 अपनी बुक में करेक्शन कर लीजिए। ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का भी मैं एक बार वो कर दिया, मैंने रिवाइज कर दिया, आपके सामने स्क्रीन पे ला दिया है। ये सामने स्क्रीन में प्रिजाइडिंग ऑफिसर का दे दिया है, क्वालिफिकेशन, टर्म्स एंड उसका वाला। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये छोटी सी ऐसी चीज थी जो आपके बुक में चेंज थी, इसलिए मुझे जरूरी था आपको दिखाना। कोई गलत आप नॉलेज लेके जाते दिक्कत हो जाती। चलो अब वैकेंसी की बात कर रहा है यहाँ पे। तो एपिलेट ट्रिब्यूनल की वैकेंसी बोला, सीधी सीधी बात है, किसको पावर है? सेंट्रल गवर्नमेंट को है। फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशनल, अब देखो उसने बोला कि जो ट्रिब्यूनल है और एपिलेट ट्रिब्यूनल है, देखो एक ट्रिब्यूनल है और एक एपिलेट ट्रिब्यूनल है, ये ट्रिब्यूनल है और ये एपिलेट ट्रिब्यूनल है। ठीक है, तो ये जो ट्रिब्यूनल और एपिलेट ट्रिब्यूनल है ये क्या करेंगे? इनके ऑर्डर्स, तो नो ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटिंग एनी पर्सन एज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द ट्रिब्यूनल और द चेयरपर्सन एपिलेट ट्रिब्यूनल शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन। यानी सरकार जो करेगी कोई कुछ नहीं कहेगा उसको। नो एक्ट और प्रोसीडिंग बिफोर द ट्रिब्यूनल और एपिलेट ट्रिब्यूनल कैन बी क्वेश्चनड in the many manner of the ground of merely any defect in the constitution of the tribunal। तो उसने कहा कि ट्रिब्यूनल और एपिलेट ट्रिब्यूनल में कोई भी ऐसी शिकायत नहीं सुनी जाएगी जिसको कोई ये कह दे कि ये ट्रिब्यूनल ही गलत है, जैसे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार डिसीजन दे दिया उसके मामले। प्रिजाइडिंग ऑफिसर चेयरपर्सन कैन बाय ए 3 month रिटन नोटिस रिजाइन इन ऑफिस, 3 महीने का। दे कैन नॉट रिमूव अनलेस द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट,
ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रोवाइडेड प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी आफ्टर इंक्वायरी। तो किसी भी आपका प्रिजाइडिंग ऑफिसर या चेयरपर्सन को निकालने के लिए आपको पूरी इंक्वायरी करनी पड़ेगी और प्रूव करना पड़ेगा भैया इसने कोई गलत काम किया है। अच्छा आगे लेट सम अप तो बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है हमको बिल्कुल भी। चलो अगला, तो ये हमारे कौन से दो जो थे इसमें वो पूरे हुए। अब हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं इसी का साथ में 30, 31 और 32 अगले टॉपिक। ये टॉपिक हमारे साथ पूरा कर लीजिए। और रिवीजन भी हो रहा है। रिवीजन किस चीज का हो रहा है जरा बताएं। रिवीजन हो रहा है जो हम सरफेसी में कुछ बातें कर रहे थे, इधर कर रहे थे, उधर कर रहे थे, उनका रिवीजन भी हो रहा है। चलो ज्यूरिसडिक्शन, पावर्स एंड अथॉरिटी ऑफ द ट्रिब्यूनल, वो क्या कर सकता है इनके बारे में बात हो रही है। ज्यूरिसडिक्शन में बताया पूरे इंडिया में लागू होगा, ठीक है। और यहां पर ये जो बात लिखी हुई है 10 लाख वाली, आप इसको वो कर लीजिएगा। 10 लाख वाली बात अब हट गई है, 10 लाख की जगह 20 लाख और मोर हो गया है। ये 10 लाख वाली बात अब गलत हो गई है, ठीक है। और यहां बोला हुआ है बॉम्बे हाई कोर्ट हैज हेल्ड दैट एन एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री ऑफ फॉरेन कोर्ट कैन बी एंटरटेन्ड बाय द डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, यानी किसी फॉरेन के कोर्ट ने किसी की रिकवरी के आदेश दिए थे उसको इंप्लीमेंट भी करने का काम यहां का ये रिकवरी ट्रिब्यूनल डीआरटी कर सकता है, ठीक है। और बोला हुआ है The chairperson can transfer any application from any presiding officer within his jurisdiction to any। अब मान लिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर को केस दिया हुआ ढीला ढवाली कर रहा, तो चेयरपर्सन अगर देखेगा उसको शिकायत मिल रही तो वो उसका केस उठाए किसी और को दे सकता है, जैसे हाई कोर्ट के जज का होता है, ठीक है। बार ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट, इसमें बोला हुआ है नो कोर्ट और अदर अथॉरिटी सेल हैव एनी ज्यूरिसडिक्शन पावर ऑफ अथॉरिटी टू डील विद रिकवरी केसेस अबाउ ₹10 लाख। इसको हमेशा देख लीजिएगा भैया, ये क्या है 20 इक्वल और मोर देन 20, इक्वल और मोर देन 20, ठीक है। 20 और उससे ज्यादा के जो केसेस होंगे उनको जो है कोई भी कोर्ट अब नहीं देखेगा। The civil court or any other authority will not have jurisdiction for the case where the, जहां पर वो ये 20 लाख वाला क्लॉज है, हर जगह 20 लाख कर लीजिएगा, ठीक है। However, this is not applicable to high courts and supreme court। अब देखो सिविल कोर्ट को तो मना कर दिया, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कोई भी कभी भी जा सकता है, उनके आर्टिकल्स में प्रोविजन है जिसको रिट वाले प्रोविजन बोलते हैं, ठीक है। आगे The relevant date of the bar jurisdiction by other authority is not the date when the act is came into application. The date is since when the tribunal is established having jurisdiction that particular area। अब जहां पे जिस इलाके में ट्रिब्यूनल जिस दिन बना उस दिन से वो डेट लागू होगी, उसको किसी भी जो है उस डेट से मतलब नहीं कि एक्ट कब आया था। जिस दिन मान लिया अगर आपके स्टेट में कल वो डीआरटी बना तो कल से वो सब काम लेना शुरू कर देगा, ठीक है। चलो अब जो है अगला चीज आती है, तो इसमें इतना ही था इस वाले एक्ट में, इस वाले पेज में 2 ही पेज थे। चलो आगे आ जाओ, अब आ जाएगा प्रोसीजर ऑफ ट्रिब्यूनल। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, हम लोग इस चैप्टर को आज खत्म ही कर देंगे, ठीक है। प्रोसीजर ऑफ ट्रिब्यूनल ये जो है आप लोगों के कई सारे क्वेश्चन थे, ये कई सारे क्वेश्चन थे। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि आपका केस आता है ट्रिब्यूनल में, ट्रिब्यूनल अगर कोई डिसीजन दे दे तो आप अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाते हैं।
एपीलेट ट्रिब्यूनल में जाने से पहले आपको फीस जमा करनी पड़ती है, ठीक है। और ट्रिब्यूनल और एपीलेट ट्रिब्यूनल की पावर क्या है, लिमिटेशन क्या है, ये चीजें इस एक्ट में है। देखते हैं क्या है चीजें। तो एप्लीकेशन की बात आई सबसे पहले, किसकी बात आई सबसे पहले, एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन की बात आ रही है। तो क्या बोला, यहां बोला हुआ है विद इन द लोकल लिमिट ऑफ हुज जुरिस्डिक्शन, विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिस्डिक्शन, यानी जिस एरिया में है आप वहां उस एरिया में कर सकते हैं। द डिफेंडेंट एट द टाइम ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन फॉर लोन रिसाइड और कैरी बिजनेस पर्सनली और वर्किंग। तो वो ये देखना है कि जो जहां पे उसने लोन की एप्लीकेशन दी थी वहां पर, या जहां अपनी बिजनेस एक्टिविटी करता है या अपने फायदे के लिए कोई काम करता है, वहां सब जगह आप जा सकते हैं, ठीक है। एनी डिफेंडेंट वेयर देयर आर मोर देन वन डिफेंडेंट, अब मान लिया एक से ज्यादा है, रिसाइड एट द टाइम ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन फॉर लोन कैरी बिजनेस पर्सनली वर्क, तो उसमें क्या आता है कि कोई भी डिफेंडेंट उस केस को ला सकता है। द कॉज ऑफ एक्शन होली और पार्ट, पूरा हो या पार्ट का हो, मतलब पूरा पैसा वसूलना हो या थोड़ा पैसा, तो वहां यहां बोला बैंक और फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो कहीं पर भी जा सकते हैं। वेदर ए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज फाइल्ड एन एप्लीकेशन बिफोर द ट्रिब्यूनल रिकवरी ऑफ इट्स डेब्ट, इट फ्रॉम द सेम पर्सन अनदर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज रिकवरी, देन द सच लेटर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन द एप्लीकेंट। अब देखो इसमें बोला हुआ भैया 3 बैंकों की रिकवरी चलनी थी, एक ने केस डाल दिया, तो उसी केस में वो दोनों जो बचे हुए बैंक है वो भी शामिल हो सकते हैं। जब केस स्टडी वाली बात है ये जो जितनी बातें अब मैं पढ़ रहा हूं ये किसी भी क्वेश्चन के पीपीटी मॉक टेस्ट जितने चल रहे हैं दुनिया में वहां नहीं पूछते। आगे एवरी एप्लीकेशन टू बी फाइल्ड बिफोर ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन इतने और इतने shall be such in the form of accompanying such document other evidence such fee as may prefer, यानी आपको उसके साथ डॉक्यूमेंट और फीस देनी होगी। However, when civil suit already filed or transferred to tribunal as provided section 31 of DRT, अब देखो यहाँ नो फीस इज रिक्वायर्ड, अभी बताता हूँ। देखो ऐसा था जब DRT आया 1993 में, उससे पहले सिविल कोर्ट चल रहा था, मान लिया कोई केस, तो वो यहाँ पे जब ट्रांसफर होगा तो उसके लिए फीस नहीं देनी है। दिस इज बिकॉज प्लेंटिफ हैज ऑलरेडी पेड द कोर्ट फीस वाइल, ठीक है चलो। ऑन रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन इतने इतने ट्रिब्यूनल हैज इश्यू समन्स टू द डिफेंडेंट, और वो कहेगा और उनसे पूछेगा भैया 30 डेज में आप इसका जवाब दीजिए। तो डिफेंडेंट क्या करेगा, हैज टू प्रेजेंट अ रिटन स्टेटमेंट बिफोर फर्स्ट हियरिंग और विद इन सच टाइम ट्रिब्यूनल ने दे दिया भैया 25 दिन है, तो आप उसने दिन के अंदर रिटन लिखित जवाब देंगे आप उसमें। द डिफेंडेंट क्लेम्स एनी अमाउंट फ्रॉम द एप्लीकेंट and to have a set off against the applicant's demand with a certain sum of money legally recoverable by him from such applicant, the defendant on first date should make such claim in written statement। यानी जैसे मान लिया उसने कहा कि डिफेंडेंट क्लेम्स एनी अमाउंट फ्रॉम द एप्लीकेंट एंड टू हैव ए सेट ऑफ अगेंस्ट द एप्लीकेंट्स डिमांड, यानी कुछ पैसा ऐसा भी हो सकता है, मान लिया किसी बैंक ने किसी का 2 लाख रुपए किसी बोरोवर से लेना है, अब बोरोवर ने कहा साहब इसने 1 लाख रुपए मेरा जनरेटर का पैसा मार रहा है, उसी दिन उसका जवाब भी देगा कि भाई नहीं कुछ पैसा तो इसने मेरा ऐसा ऐसे दबा रखा करके, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। When the written statement contains claim and set off, the written statement has the same effect as a plaint in cross suit, यानी वो कहता है अगर बैंक वाला चला गया और बैंक के अगेंस्ट बोरोवर ने बोल दिया पैसा लिया तो उसको क्रॉस सूट बोलते हैं, और ट्रिब्यूनल जो है दोनों चीजों को इन रेस्पेक्ट ऑफ बोथ द क्रॉस, तो वो कहता है दोनों चीजों को सुनेगा। डिफेंडेंट इन हिज एप्लीकेशन इन एडिशन टू हिज राइट टू प्लीडिंग द सेट ऑफ अंडर इतना मे सेट अप ए काउंटर क्लेम अगेंस्ट द क्लेम एप्लीकेंट। तो ये कह रहा है कि भाई जैसे मान लिया बैंक ने कहा इसने 10 लाख देने, उसने कहा 2 लाख देने, उसने कहा नहीं इसने 1 लाख और देने, तो वो इस तरह की सारी चीजें वहां सुन ली जाएंगी। अगला क्या है, काउंटर क्लेम फाइल्ड द सेम इफेक्ट है द कंप्लेंट इज क्रॉस सूट। तो काउंटर क्लेम का मतलब होता है कि भैया एक कंप्लेंट में जो पैसा मांगा था उसका क्रॉस सूट बोलते हैं, ठीक है। एप्लीकेंट इज
at liberty to file written statement on counter claim in the defendant within such period they will. तो एप्लीकेंट को जो है वो क्रॉस सूट के लिए अपना कोई भी काउंटर क्लेम के लिए परमिशन टाइम मिलेगा उसको, ठीक है. इफ द एप्लीकेंट वांट्स टू contend that the counter claim made the defendant ought not to be disposed on the counter claim but be disposed in the independent action, he should make application. तो यहाँ पर ये कह रहा है कि कई बार ऐसे केस आते हैं कि मान लिया बैंक उसने कहा जी इसने जी 3 लाख हमारे देने, तो बैंक एक एप्लीकेशन दे सकता है ये 3 लाख का मामला ये अलग मामला है, इसको अलग से सुना जाए. तो कोर्ट देखता है क्या ये अलग मामला है या नहीं, अलग है तो अलग से सुनेगा फिर, ठीक है. देखिए डिफेंडेंट और एप्लीकेंट की बात आ रही है. देखो इसके लिए जो है एक लाइन मैं दिखाता हूं जिससे आपको एक क्लियर हो. 1 मिनट रुक जाइए, एक लाइन में दिखाता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कौन डिफेंडेंट. क्योंकि ये जो डिफेंडेंट और एप्लीकेंट कोई भी हो सकता है, कभी बैंक भी हो सकता है, कभी दूसरा आदमी भी हो सकता है. एक लाइन ऐसी लिखी हुई है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, देखना. हाँ एक लाइन इसमें बीच में आई थी जहां डिफेंडेंट को इन्होंने क्लियर ही किया. चलो एक चीज और बताता, प्लेंटिफ के बारे में बताता हूं. चलो पहले प्लेंटिफ कौन होता है? प्लेंटिफ होता है जिसको कष्ट हुआ होता है. प्लेंटिफ कौन होता है? जिसको कष्ट हुआ होता है. यहां देखिए जरा, इस लाइन को जरा देखिएगा जरा. When a bank or financial institution to recover any debt from any person entity, the defendant at time of making application of loan, अब देखो resides or carry on, यहां पर हो गया कोई भी borrower. डिफेंडेंट कौन हो गया? borrower. और जो बैंक है उसने एप्लीकेशन फाइल करी, तो ये आप ध्यान रखिएगा एप्लीकेंट जो है बैंक है और डिफेंडेंट कौन है? बोरोवर है. उसे डिफेंड करना है ना, उसे जो बोला गया भाई आपको रिकवरी करनी है, आपको पैसा देना है, तो उसे बताना है नहीं मुझे नहीं देना है करके, ठीक है. अभी सब पॉइंट में आ रहा हूं, सोइएगा नहीं बिल्कुल भी. 5 पॉइंट समझ में नहीं आया? 5 पॉइंट कौन सा था भाई? अच्छा, ऑन रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन अंडर 1(2) ट्रिब्यूनल हैज टू इश्यू समन्स टू डिफेंडेंट रिक्वायरिंग हिम टू शो कॉज विद इन 30 days ऑफ सर्विस समन एज वाई द रिलीफ पेड फॉर शुड नॉट बी ग्रांटेड. यानी यही कह रहा है कि जब बैंक अप्लाई करता है ना, बैंक ने एप्लीकेशन दी कि भैया इसका रिकवरी कराओ, तो डिफेंडेंट को वो एक नोटिस भेजता है और उससे बोलता है कि 30 दिन के अंदर, इस नोटिस के अंदर 30 दिन के अंदर आप जवाब दीजिए, नहीं तो आपकी रिकवरी करा दी जाएगी. 13 देखिए, द ट्रिब्यूनल में पास एन एंट्रीम ऑर्डर अगेंस्ट द डिफेंडेंट टू डिबार हिम फ्रॉम ट्रांसफरिंग, alienating, otherwise dealing or disposing any property or asset belonging to him. अब देखो यहां फिर आ गया, देखो कोई भी assets है belonging to him, यानी कोई भी assets है तो वो डिफेंडेंट के एसेट की बात कर रहा है, यानी बोरोवर की. उसको जो है क्या कर सकता है? कोई ऐसा ऑर्डर पास कर सकता है कि भैया ये जो प्रॉपर्टी है इसको अब आप ट्रांसफर और मत करना है क्योंकि आपका केस आ चुका है, ठीक है. एनी स्टेज प्रोसीडिंग सच बाय द एफिडेविट अदरवाइज डिफेंडेंट विद इंटेंट और ऑब्स्ट्रक्ट द डिले, फ्रस्ट्रेट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी ऑर्डर फॉर रिकवरी दैट में अगेंस्ट. तो अब यहां पे बोला उसने कि कभी कभी जो ट्रिब्यूनल होता है अगर उसे लगता है अननेसेसरी डिले हो रही है
तो क्या करता है, इज अबाउट टू डिस्पोज द होल और पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी डिफेंडेंट को नोटिस देता है कि भैया ये तो केस तो चलता रहेगा लेकिन अभी इतना माल बेच दो, हमें पैसा चाहिए। अबाउट द रिमूव द होल और एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, is likely to cause any damage or mischief the property or affect its value or misuse, creating third party interest, the tribunal may direct the defendant to furnish। तो वो कहता है कि कभी कभी क्या होता है, किसी प्रॉपर्टी पर ट्रिब्यूनल ये भी कह सकता है कि भैया तुम जो है टू फर्निश सिक्योरिटी ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी और टू प्लेस सैड प्रॉपर्टी एट द डिस्पोजल ऑफ द ट्रिब्यूनल, यानी कहता है या तो इस प्रॉपर्टी की जगह दूसरी प्रॉपर्टी दो, या ये प्रॉपर्टी अब हमको दे दो, हम करेंगे इसका जो करना है, ट्रिब्यूनल कह रहा है। और द वैल्यू ऑफ सेम सफिशिएंट टू सेटिस्फाई द डेट, यानी उसके बराबर का पैसा दे दो या तो। 15 पॉइंट देखिए, व्हेन द एप्लीकेंट वांट्स दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिफेंडेंट शुड बी अटैच्ड, ही इज रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड टू बी अटैच्ड द एस्टिमेटेड। तो वो कहता है जब भी उसे कोई प्रॉपर्टी वो करनी होती है, डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी, तो उसे अटैच करनी होती है, ही इज रिक्वायर्ड, उसे प्रॉपर्टी को प्रॉपरली स्पेसिफाई करना पड़ता है, ठीक है, और उसकी वैल्यू को भी बताना पड़ता है कि भाई हम इस वैल्यू, इतनी वैल्यू की ये प्रॉपर्टी आपकी कब जा रहे हैं या उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है, अटैच कर रहे हैं। द ट्रिब्यूनल कैन पास ए कंडीशनल अटैचमेंट ऑर्डर ऑफ होल पार्ट प्रॉपर्टी द सीज में भी केस, तो कंडीशनल हो सकता है, कोई कंडीशन लगा के भी कर सकता है। कंटेम्पलेटेड द अटैचमेंट ऑफ ऑर्डर, अटैचमेंट ऑर्डर कैन बी पास्ड ऑन सेटिस्फाइंग द ट्रिब्यूनल ऑन अपॉइंट मेंशन सब मेंशन, कुछ नहीं, चलो आगे आ जाओ, परेशान ना होइएगा, ये होने वाला है। The tribunal has power to pass interim order, attachment order, ठीक है, if there is any breach of order passed the tribunal may order that the property of person guilty the breach order attach the property attachment civil prison। हाँ देखो, उसने कहा कि जो है कि 3 महीने तक जेल में भी डाल सकता अगर किसी ने बात नहीं मानी उसकी, ठीक है, बोरोवर ने। इफ द ट्रिब्यूनल फाइंड्स, और भी पावर इसको क्या है, एक तो रिसीवर को अपॉइंट कर सकता है, ठीक है, एनी पर्सन को रिमूव कर सकता है, ठीक, और प्रॉपर्टी से किसी की कस्टडी ले सकता है, किसी को दे सकता है, ठीक है, गिव पोजेशन कस्टडी टू द मैनेजमेंट, किसी को दे सकता है। कन्फर पावर्स टू रिसीवर, यानी रिसीवर के अंदर पावर दे सकता है कि प्रॉपर्टी को अपने आप क्या करे, फाइल एप्लीकेशन, कलेक्शन ऑफ रेंट, प्रॉफिट्स, प्रिजर्वेशन, रिलाइजेशन, मैनेजमेंट, सारा काम करने की पावर दे सकता है। एक कमिश्नर अपॉइंट कर सकता है एक प्रिपरेशन ऑफ इन्वेंट्री के लिए कि भैया ये प्रॉपर्टी की इन्वेंट्री बना के लाओ, ठीक है, चलो। द रिकवरी ऑफिसर सर्टिफिकेट इज ग्रांटेड अगेंस्ट द कंपनी, अगर कोई कंपनी है तो कंपनी के अगेंस्ट में रिकवरी सर्टिफिकेट यानी आरसी बोलते हैं, वो इशू कर सकता है। और वो ऑर्डर कर सकता है कि जब उससे सेल प्रोसीड आएंगे, कंपनी की प्रॉपर्टी बिकेगी, तो सेक्शन 529 कंपनी एक्ट में जो बोला हुआ है वो करे, और उसके बाद जो है सरप्लस बचा है तो कंपनी को पेमेंट कर दे। ट्रिब्यूनल में ऑन गिविंग अपॉर्चुनिटी बोथ साइड बीइंग हेड, ये तो रहता ही नॉर्मली पॉइंट है, तो और एक कॉपी भेजेगा। द प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक सर्टिफिकेट इशू करेगा अंडर हिज सिग्नेचर, जो रिकवरी ऑफिसर के, जिससे वो घर में जाए तो बता दे हाँ भैया मैं वहाँ का रिकवरी ऑफिसर आया हुआ हूँ, ठीक है। व्हेन द प्रॉपर्टी ऑफ द डिफेंडेंट अगेंस्ट हुम सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी इशूड सिचुएटेड इन लोकल लिमिट्स, इसमें कुछ पॉइंट नहीं है। 25 पॉइंट देखिए, ये देखो उसको बोला हुआ है कि जल्दी से वो डिसीजन लेगा और डिस्पोज करेगा एप्लीकेशन फाइनली 180 दिन में, जिस दिन एप्लीकेशन आएगी। लेकिन अब देखो वही बात है, 180 दिन में उसे डिसीजन देना है, लेकिन कई बार क्या होता है 180 दिन में हो नहीं पाता है। द ट्रिब्यूनल में मेक सच ऑर्डर्स एंड गिव सच डायरेक्शन एज मे बी नेसेसरी और एक्सपीडिएंट टू गिव इफेक्ट
इट्स ऑर्डर एज वेल है, तो प्रिवेंट अब्यूज कुछ नहीं है। कोई भी जो है वो डायरेक्शन दे सकता है जिससे कि कोई प्रिवेंट अब्यूज का मतलब होता है कोई बुरी बात ना हो, ठीक है। डीआरटी प्रोसीजर की वह, अच्छा, सबमिटेड ट्रिब्यूनल विल अलाउ द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस ओनली इफ द ओपिनियन ऑफ द ट्रिब्यूनल। तो कई बार क्या होता है जब क्रॉस एग्जामिनेशन होता है ना कि भाई जो उसने कागज दिया उस कागज की वेरिफिकेशन नेक्स्ट करी जाती है, ठीक है। चलो अब आ गया बहुत इंपॉर्टेंट बात भैया कि एपिलेट ट्रिब्यूनल में जाने का क्या है। तो पहली बात तो ये याद रखिएगा 45 डेज है। दूसरा, हाँ, एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर पास बाय ट्रिब्यूनल हैव बीन पास बाय द ट्रिब्यूनल डीआरटी में प्रीफर एन अपील टू द, उसकी अपील कहां सुनी जाएगी, वहां पर, ठीक है। द अपील इज रिक्वायर्ड टू 45 डेज विच कॉपी ऑफ द रिसीव्ड एट द टाइम फाइलिंग एक्सेक्शन इतना 75 of the amount shown as due the order passed by the tribunal is required to be deposited by the applicant. The appeal is required to be in the form of prescribed और prescription fee सब कुछ करके और 45 डे के अंदर अंदर देना होता है। अच्छा, यहाँ मेरा अपना ओपिनियन सुन लीजिए कि यहाँ पर मेरा ओपिनियन ये है कि ये जो 75 वाला किसी किसी बच्चे को डाउट हो रहा होगा, शायद किसी को ये डाउट हो रहा है, किसी को ये डाउट हो रहा है 75% होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। किसी को डाइट हो रहा, हाँ, आंसर आने लग गए 60% और 50%, आंसर आने लग गए हैं। तो उसके लिए हम बात करते हैं। ये आ गया सेक्शन 21, देख लीजिएगा आपके सामने नजारा है, आपके सामने ये मैं खोल रहा हूं। माडिया केमिकल्स का केस तो था सरफेसी के लिए जनाब, माडिया केमिकल्स का केस तो था सरफेसी के लिए। जरा पढ़िए पढ़िए पढ़िए। %50, तो इस लाइन को हम पढ़ रहे हैं, वेयर एन अपील इज प्रिफर्ड बाय एनी पर्सन टू हुम द अमाउंट और डेट ड्यू टू द बैंक फाइनेंशियल कंसोर्टियम सच अपील शैल नॉट बी इंटरटेन्ड बाय द अपीलेट ट्रिब्यूनल सच केस 50%, ठीक है। और डिसाइड कहाँ हुआ था, मादिया केमिकल्स में। और इसमें एक चीज सही बोला था आपने, किन्होंने बोला था मादिया केमिकल्स, श्रीकांत गुप्ता जी ने बोला था मादिया केमिकल्स। चलो, तो 50% हो गया, अपनी बुक में करेक्शन कर लीजिएगा। और अपील फ्रॉम डीआरटी टू डीआरएटी इन 30 डेज, इसमें तो 45 डे लिखा हुआ बुक में, 30 डे कहां से पढ़ रहे हैं, अभी देख लेते हैं, सब कुछ सामने आ जाएगा, अभी सब कुछ सामने आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि इसको रिड्यूस भी कर सकता है वो अपीलेट अथॉरिटी वाला, वो कह सकता है कि भैया कम कर दो, लेकिन 25% से कम नहीं करेगा वो किसी भी हालत में, वो 25% से कम नहीं करेगा। अच्छा, क्या बात कर रहे थे आप, अपील का डेट पूछ रहे थे, अपील टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल।
अच्छा, ये देखो भाई, ये बिल्कुल सही जानकारी दी इन्होंने। ए दास जी ने अपील की बिल्कुल सही जानकारी दी है। डीआरटी से डीआरएटी में 30 डेज और सरफेसी लगाने के बाद डीआरटी में 45 डेज। बहुत बढ़िया पॉइंट उन्होंने वो करे हैं, बहुत बढ़िया पॉइंट निकाले हैं। अभी देख लीजिए, सामने आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, देखिए आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, देखिए जरा। एवरी पर्सन शैल बी फाइल विद इन 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ विच कॉपी ऑफ ऑर्डर मेड। ठीक है, और तो 45 डेज इसमें देखिए कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, 45 डेज कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। और ये वाला आंसर भी देखिए, सही कर लीजिए, ये लिखा हुआ देखो 2016 में ये चेंज हो गया था। 2016 में ये चेंज हो गया था 45 डेज वाला। ठीक है, फोर्टी 45 डेज वाला जो है, द अपील फाइल आफ्टर 45 डेज मे बी इंटरटेन्ड बाय द अपीलेट ट्रिब्यूनल इफ सेटिस्फाई अबाउट द। तो ये जो 45 डेज वाला है, इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हुआ है हमारा, इसका आंसर जो है अब 30 डेज हो गया है। 2016 में चेंज हो गया है, बुक 15 की है ना आपकी, इसलिए दिक्कत आ रही है। ठीक है, चलो गुड, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात से सहमत हो गया। अब हम तो एक्ट को साथ लेके चल रहे हैं, तो डाउट रहने की कोई बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे। ऑन रिसीप्ट ऑफ द एप्लीकेशन आफ्टर गिविंग द पार्टीज पास सच ऑर्डर थिंग्स, फिर कुछ नहीं है। और 6 महीने के अंदर डिसाइड कर लेना, ये भी बिल्कुल ठीक है। चलो अब देखो आप आगे, डिपॉजिट ऑफ अमाउंट डेट ट्रेड फॉर फाइल अपील। तो ये तो 75% वाला अब क्या है, 50% है। ठीक है, 50% हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे आ जाओ, चलो एपिलेट ट्रिब्यूनल की पावर्स देख लेते हैं, क्या क्या पावर्स हैं। तो उसने जो है, एक तो उसको जो सिविल प्रोसीजर कोड में 1908 की पावर, वो सारी पावर्स को दी हुई हैं। ठीक है ना, सेम पावर्स हैं उसके पास सारी। सेम पावर्स का मतलब वो क्या कर सकता है, एविडेंस कर सकता है, रिसीव में किसी को कमीशन सजा दे सकता है, किसी को बुला सकता है, डॉक्यूमेंट मंगा सकता है। ये सारी पावर होती है किसको, सिविल कोर्ट को पावर होती है। ठीक है, तो सिविल कोर्ट की सारी पावर इस्तेमाल कर सकता है। एक्स पार्टी ऑर्डर कर सकता है, किसी को कोई आया नहीं तो वो आंसर कर सकता है। ठीक है, लिमिटेशन में क्या है देखो, लिमिटेशन में वही है कि उसको जो है 3 साल के अंदर जो है केस को दायर करना पड़ेगा अपने ड्यूज से। ठीक है, चलो बस अब लास्ट ये आ गया, 15 मिनट में ये भी पूरा हो जाएगा, तो हमारा टॉपिक बिल्कुल बढ़िया करके हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन कौन सी चीजें हैं। मोड ऑफ रिकवरी ऑफ डेट। मोड ऑफ रिकवरी डेट कैसे, एक रिकवरी सर्टिफिकेट इशू होगा जिसको रिकवरी ऑफिसर वसूल कराएगा। क्या कर सकता है वो, अटैचमेंट कर सकता है, सेल कर सकता है, और अरेस्ट कर सकता है किसी बंदे को अगर वो नहीं मानता है तो, और कोई मैनेजर अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, कौन कर रहा है, रिकवरी ऑफिसर। ठीक, वैलिडिटी ऑफ रिकवरी सर्टिफिकेट, कितने, अगर वैलिडिटी है तो कितने साल तक, मतलब वो उस कागज को लेके कब तक घूमेगा। तो उन्होंने बोला हुआ है कि द रिकवरी ऑफिसर ऑल्सो कैन नॉट इंटरटेन एनी ऑब्जेक्शन रेज बाय द डिफेंडेंट ऑन एनी अदर ग्राउंड अगेंस्ट द सर्टिफिकेट। तो वो कोई भी वो ऑब्जेक्शन करता रहे, उसकी बिल्कुल नहीं सुननी है उसने। ठीक है, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसको विड्रॉ कर सकता है जो उसने सर्टिफिकेट इशू किया हुआ है, या कोई क्लरिकल अर्थमेटिकल मिस्टेक उसको सही कर सकता है।
होता है ना, पता लगा 5 लाख का लोन है, 5 करोड़ डाल दिया उसने। और जब कोई ऑर्डर पास होगा तो कोई एरर है उसमें, ही कैन मेक एप्लीकेशन फॉर रिव्यू विद इन 60 days फ्रॉम द पासिंग ऑफ द ऑर्डर सर्टिफिकेट। तो जो बंदा है जिसके अगेंस्ट में ऑर्डर पास किया हुआ है, तो रिकवरी सर्टिफिकेट के अगेंस्ट में 60 दिनों के अंदर उसे ऑर्डर करना पड़ेगा, भाई ये जो आपने आदेश दिया है इसमें ये कमी है, इसको सही कर लो, ठीक है। स्टे एंड अमेंडमेंट और रिकवरी प्रोसीडिंग। अब मान लिया रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू हो गई है, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर टाइम दे सकता है उसमें कि भैया इतना समय रुक जाओ अभी, ठीक है। और भाई इसमें कोई खास बात नहीं, रिकवरी ऑफिसर को उसका कहना मानना पड़ेगा। अदर मोड ऑफ रिकवरी में क्या हुआ है, अब इसमें क्या है देखो, उसने कहा है कि जो रिकवरी ऑफिसर है वो एडिशनल मोड में जा सकता है। क्या? दीज पावर आर सिमिलर टू द पावर ऑफ टैक्स रिकवरी ऑफिसर जो होता है उसी की जैसी पावर होती है। दीज पावर आर ऑल्सो सिमिलर टू द पावर ऑफ गार्निशी ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ द डेट। देखो ये कह रहा है कि ये जो पावर होती हैं, दीज पावर आर ऑल्सो सिमिलर टू द कौन सी, गार्निशी ऑर्डर ऑफ द इन रिस्पेक्ट शेयर एंड अदर प्रॉपर्टी नॉट इन पोजिशन ऑफ द जजमेंट डेटर। इतना इतना कुछ नहीं, चलो। इसमें मैं देख रहा हूं कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा तो उन्हें बता दूंगा आपको। इसमें लिखा हुआ रिकवरी ऑफिसर से किसी तरह की कोई गलत बात नहीं करनी है, उस पर जो ऑर्डर वो आया हुआ है उसी पे बात करनी है। कुछ अगर उसे प्रॉब्लम है तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जाएगा। वो कहता है कुछ इनकम टैक्स के प्रोविजन इसमें आते हैं, क्योंकि रिकवरी सर्टिफिकेट को बिल्कुल जैसे इनकम टैक्स रिकवरी ऑफिसर होता है उसी तरह कहता है कि सेक्शन 29 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट फॉर इट्स इफेक्टिव पर्पज टू अवॉइड रिपीटिशन इन द एक्ट इट इज स्टेटेड दैट द प्रोविजन विल अप्लाई द प्रोविजन ऑफ। कह रहा है कि अलग से बताया नहीं गया, उन्होंने कहा जो इनकम टैक्स के प्रोविजन है रिकवरी ऑफिसर के, वही रिकवरी ऑफिसर के आप एक्ट प्रोविजन इसमें लागू करेंगे, ठीक है। चलिए आगे क्या है, अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ रिकवरी। रिकवरी ऑफिसर की आगे देखो, रिकवरी सर्टिफिकेट ऑफिसर आ गया आपके पास, तो कैन नॉट क्वेश्चन और डिस्प्यूट, कुछ भी नहीं कर सकते आप उसमें। देयरफॉर सेक्शन 30 प्रोवाइड एनी पर्सन एग्री विद द रिकवरी ऑफिसर विद इन 30 डे ट्रिब्यूनल, उसे ट्रिब्यूनल में ही जाना पड़ेगा। द पीरियड ऑफ द 30 डे टू बी काउंटेड फ्रॉम द रिसीट ऑफ द, और जिस दिन बंदे को ऑर्डर आ गया उसके 30 दिन में जा सकता है। ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग केसेस में क्या है, देखो पहले क्या था, कुछ केस सिविल कोर्ट में चल रहे थे, सिविल कोर्ट में जब ये डीआरटी आया तो वहां ट्रांसफर हो, अभी हमने पीछे पढ़ा था उसमें फीस नहीं दी जाएगी एडिशनल, ठीक है। कोई डिक्री और ऑर्डर पहले से कोर्ट का है तो उसके अगेंस्ट भी क्या है, रिकवरी सर्टिफिकेट इश्यू हो सकता है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था। जो सेंट्रल गवर्नमेंट चेयरपर्सन, प्रिजाइडिंग ऑफिसर और रिकवरी ऑफिसर के अगेंस्ट कोई भी सूट यानी कोई भी केस नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि गुड फेथ में काम कर रहे। पता लगा कि हाँ जी आ जाते हो कोर्ट में देख लेता हूं मैं। ओवर राइडिंग इफेक्ट, ये कई बार ये वर्ड में आता, ओवर राइडिंग इफेक्ट कहते हैं, हैज ओवर राइडिंग इफेक्ट। ओवर राइडिंग इफेक्ट का मतलब है जो उससे पहले वाले कानून थे उसके ऊपर सुपरसीड कर जाना, ठीक है, यानी ये पावरफुल है। सरफेसी इसका भी ओवर राइडिंग इफेक्ट है। डीआरटी प्रोसीडिंग कैन नॉट बी स्टेड बाई कंपनी कोर्ट, नॉट मतलब कंपनी कोर्ट नहीं कर सकती इसको कुछ भी,
उसे डीआरटी की प्रोसीडिंग रोकनी है तो डीआरटी में, डीआरटी एक्ट ओवरराइड द कंपनी एक्ट, मैंने बोला ना कि कंपनी एक्ट से ऊपर है ये। चलो अब आ गया भैया, कल परसों जब संडे को एग्जाम देने जाओगे तो एक क्वेश्चन आ गया, हाँ अजिंक्य जी, वो हो सकता है कि क्योंकि देखो ये अभी जो लाइव क्लास ले रहे हैं तो इसमें वो कर रहे हैं, पुराने जो वीडियो हैं वो कॉन्सेप्चुअल वीडियो हैं, उसमें शायद कुछ फिगर्स अपडेट नहीं होगी। और मैं हमेशा क्लास में बताता हूं कि भैया फैक्ट्स एंड फिगर आप लेटेस्ट कहीं से ही पढ़ लें, फैक्ट्स एंड फिगर भैया तैयारी करो, जिसका काम है छुट्टी छट्टी ले लो, जेआईबी के नाम पे छुट्टी ले लो 5 दिन की, सब छोड़ दो दुनियादारी, घर बीवी बच्चे छोड़ाओ कहीं पे मायके में। चलो ये एक नंबर का क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। चलो मैं बताता हूं आपको डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। जब आपके पास एक से ज्यादा रेमेडी उपलब्ध होती हैं तो आपको पावर है, आप कुछ भी इस्तेमाल करें। जैसे आपको सरफेसी लगाना है या डीआरटी लगाना है, आपको पावर है। तो क्या बोलता है देखो, डीआरटी एक्ट is condition precedent to taking recourse of SURFACI Act was decided by Supreme Court। क्या किया गया, कोर्ट observed that there are 3 elements of election, namely existence of 2 or more remedies, inconsistency between such remedies, choice of one of them। तो क्या बोला, उसने कहा भैया दो या दो से ज्यादा रेमेडी है, उनके बीच में इनकंसिस्टेंसी है, दोनों अलग अलग हैं, और आपको एक चीज चुननी है। तो एलिमेंट ऑफ इलेक्शन ये आपका कल सॉरी जो भी एग्जाम आने वाला है उस एग्जाम में डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन नाम का वर्ड मिलेगा। कुछ डॉक्ट्रिन है इसमें, तो डॉक्ट्रिन ऑफ जो है इलेक्शन का मतलब मैंने बहुत सही बता दी, समझे नहीं समझे बताइए ना। हाँ ये जो डी वाला है, देखो अभी जब मैं ये लाइव क्लास लूंगा मैं तो डी वाले को मैं पूरा करूंगा। एक्चुअली डी वाला क्या है ना, थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल आप मुझसे क्यों करवाते हो, मैं अभी लाइव क्लास में डी मॉड्यूल पूरा करूंगा। 2 दिन जो है शाम की लाइव क्लास 4-4 घंटे की होगी, जिसमें सिर्फ मैं डी मॉड्यूल कवर करूंगा, ठीक है। हाँ जी, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन किसी को समझ में आया, इसके बाद क्लास खत्म हो जाएगी शायद। चलो फिर बताते हैं, आपके पास 2 पेन है, एक ब्लैक है और एक ब्लू पेन है, ठीक है, और 2 ऑप्शन हो गए, दोनों में इनकंसिस्टेंसी है, एक काले रंग से लिखता है एक ब्लैक रंग से लिखता है, लेकिन आपको पावर है कि आप किसी को भी इस्तेमाल करें, ठीक हो गया। यही सेम चीज डीआरटी और सरफेसी की लड़ाई में है, यही सेम चीज डीआरटी और सरफेसी की लड़ाई में है। कोई बंदा जो है देखो, जो सरफेसी का एक्ट है और डीआरटी का एक्ट है, तो द पर्पज ऑफ टेकिंग एक्शन इफ नो सच एक्शन हैड बीन टेकन अर्लियर इन द एक्शन, तो कहता है कि एन एप्लीकेशन मेड इट विदड्रॉ एंड द एप्लीकेशन मेड बाय एनफोर्समेंट ऑफ द सिक्योरिटी, कि जो आपके पास जिस रिकवरी एक्ट से आप चाहते हैं तो उससे आप वो कर ले। एनी एप्लीकेशन मेड अ फर्स्ट प्रोविजो फॉर सीकिंग परमिशन फ्रॉम द डेट रिकवरी टू विदड्रॉ द एप्लीकेशन मेड अंडर सबसेक्शन शैल बी डेल्ट विद बाय expeditiously as possible, disposal within 30 days from the, provided that also refuses the grant permission the withdrawal of an application filed in the subsection, it shall pass in such order regarding the question whether the withdrawal of original application the first DRT Act or present। हाँ
तो वो ये कह रहा है कि भैया डीआरटी और सरफेसी एक्ट में जब आपके पास ऑप्शन है रिकवरी के लिए तो आप किसी से भी जा सकते हैं। अभी नहीं आया भाई, आपके पास किसी से रिकवरी करनी है, आपके पास कोई 40 लाख का केस है, आप सरफेसी में नहीं जा रहे हैं, डीआरटी में जा रहे हैं, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। डीआरटी वाला कोर्ट का वकील ये नहीं कह सकता इसके लिए तो सरफेसी में चले जाए। ठीक है, अब भाई कितना समझाओ, बस मैं समझा दिया, अब तुम्हें समझना है समझ लो, नहीं समझना क्या करें। चलिए ठीक है, ये हो गया पूरा। जरा बुक देख के बताइए लास्ट पेज क्या है। बुक देख के बताइए लास्ट पेज क्या है, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। चलो लीव ले ली, बढ़िया किया आपने। लास्ट पेज 295 है, पता नहीं मेरे पास स्कैन नहीं आया। चलो मेकिंग पावर टू मेक रूल्स में आप लोग पढ़ लो, मेरे पास वो स्कैन पेज में आ नहीं पाया, पता नहीं कहाँ मिस्टेक हो गई। तो उसमें क्या है भाई, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है इसमें सारे रूल्स बनाने की। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कराऊंगा, बहुत बढ़िया तरह से कराऊंगा, आप परेशान ना होइए, कराऊंगा मैं। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू, गुड नाइट। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लें। और अब जो है जिनका जेआईबी फर्स्ट पेपर इत्तेफाक से रह गया है, 45 से कम मार्क्स आए हैं, जिनके चांस अब नहीं है, तो वो लोग अगर मोबाइल ऐप लेंगे तो उनके लिए अब जो नया जो परचेजिंग कर रहे हैं उनको 30 जून कर दिया गया है। ठीक है, 30 जून तक, मतलब अगले वाले एग्जाम तक के लिए उनकी मेंबरशिप बनी है। उनको दो फायदे होंगे, एक तो सेकंड थर्ड पेपर ले लीजिए आप, और सेकंड थर्ड पेपर लेंगे पूरा साल आपको मिलेगा। ठीक है, कोर्स भी हमारा रिवाइव हो जाएगा अगली बार पूरा। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट।